तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की ये मतगणना है और 14 नवंबर को इसके लिए तमाम तैयारियां देखने को मिलेगी। हमारे साथ संवाददाता जेपी मिश्रा जुड़े हुए हैं पूर्णिया से और हमारे साथ राजधानी पटना से संवाददाता राजीव मोहन जुड़े हुए हैं। सीधा सबसे पहले राजीव मोहन जी का रुख करने से पहले जेपी मिश्रा का रुख कर लेते हैं। जेपी जी, क्या कुछ वहां पर तैयारी, क्योंकि 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुए, दूसरे चरण में पूर्णिया में चुनाव हुए और वहां स्ट्रांग रूम में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, एक बार उसकी तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल सुष्मिता, पूर्णिया में 2 जगहों पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। एक तो पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में और दूसरा जिला स्कूल में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में जिन विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना की जाएगी उसमें बायसी, धमदाहा, रुपौली, बनबनखी 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और जो 3 बाकी के बचे हुए विधानसभा है उसकी मतगणना जिला स्कूल में की जाएगी। और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो मल्टी लेयर सुरक्षा की व्यवस्था मतगणना केंद्रों पर की गई है। जो वज्रगृह है, स्ट्रांग रूम है, उसको अंदर जो है वो पार्लियामेंट्री फोर्सेज जो है अर्धसैनिक बल वो लगाए गए हैं। उसके ऊपर आगे जो है दूसरे लेयर की सुरक्षा की बात करें तो बिहार पुलिस है और फिर हर जगह सीसीटीवी की निगरानी में पूरा वज्रगृह को रखा गया है। साथ ही जितने भी कैंडिडेट हैं सभी कैंडिडेट को ये निर्देश दिया गया है कि आप अपने लोगों को भी वज्रगृह में रख के की सुरक्षा के लिए लगाएं और देखते रहें और उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तो तमाम जो वज्रगृह में जो सुरक्षा होनी चाहिए वो तमाम सुरक्षा व्यवस्था पूर्णिया के दोनों मतगणना केंद्रों पर की गई है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग जो है सो कंट्रोल रूम से की जा रही है। जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वज्रगृह के लिए। जेपी मिश्रा, इस पर आपकी मौजूदगी इस वक्त कहाँ है? अगर आप वहां मौजूद हैं तो संभव है तो एक बार तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से देखिए यहाँ पर ये पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया का है वज्रगृह है और यहाँ पर जो है सो 4 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना होगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा जो है सो दो लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ रखी गई है। जो अंदर में सुरक्षा व्यवस्था है मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था कह सकते हैं। अंदर में जो पारामिलिट्री फोर्सेस है, उसके आगे बिहार पुलिस के जवान तैनात हैं और फिर सीसीटीवी कैमरे भी हर जगह पे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एम्बुलेंस है, इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं कि किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने की व्यवस्था आसानी से की जा सके। तो ये व्यवस्था सिर्फ जिला स्कूल में ही नहीं बल्कि पूर्णिया जिला स्कूल और पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया दोनों जगहों पर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और लगातार इसकी निगरानी जिला अधिकारी जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी है वो कंट्रोल रूम से कर रहे हैं। सुष्मिता, बिल्कुल जेपी, देखिए मतगणना होना है और इसके लिए वो तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो नियम है, उनका पालन होना बेहद जरूरी है। बेहद कह सकते हैं जिन पार्टियों का निराश भरा परिणाम रहता है उनके लिए ये आरोप लगाना कि मतगणना में गड़बड़ी हुई है। आपने सुना होगा अब से कुछ देर पहले तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मतगणना में गड़बड़ी होगी। तो ये बड़े आरोपों से बचने के लिए तमाम तैयारियां अभी से ही हमें देखने को मिल रही है। वो तैयारियों पर क्या कुछ नजर है प्रशासनिक स्तर पर अगर हम बात करें तो? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है उसके बाद जो निर्वाचन आयोग है वो इस तरह से कोई भी चूक नहीं चाह रही है कि मतगणना को लेकर के किसी तरह की कोई चूक हो। और यही कारण है कि जितने कैंडिडेट हैं सभी कैंडिडेट के यहाँ पर नॉमिनेटेड लोग भी सुरक्षा को देख रहे हैं और सुरक्षा की निगरानी कर रहे हैं। तो मतलब बिल्कुल पारदर्शी तरीके से पूरी मतगणना प्रक्रिया कराई जाएगी, इसको लेकर के निर्वाचन आयोग मुस्तैद है और लगातार काम कर रही है। जेपी जी, अगर संभव है तो वहां जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं तो एक बार उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि वहां कितने टेबल राउंड की जो है वो काउंटिंग होने वाली है, किस तरह से मल्टी लेयर सिक्योरिटीज वहां पर रहने वाली है। एक बार संभव है तो क्या बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, यहाँ पर तो सुरक्षा कर्मी है और कोई वरीय अधिकारी है नहीं मौजूद, लेकिन अंदर है नहीं जा सकते। तो लेकिन हम बात कोशिश करते हैं करने की किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है। यहाँ 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है, सीसीटीवी वगैरह सारा ब्रॉडकास्टिंग वगैरह हो रहा है। 3 लेयर की सुरक्षा, सीसीटीवी भी लगा हुआ है, सारा चीज लगा और सबकी मॉनिटरिंग हो रही है। सबका जो है कैंडिडेट लोग अपना बैठ के उसके लिए हेल्प डेस्क बना हुआ है, अपना वो देख सकते हैं सारी व्यवस्था।
हेल्प डेस्क बना हुआ है और त्रिलेयर जो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था जो है वो है। यहाँ पर कोई बड़े अधिकारी मौजूद नहीं है, तो जो यहाँ कर्मी लगे हुए हैं उसी के जो जिनको कमान दिए गए उन्होंने ये तमाम बातें हमें बताई। जी बिल्कुल जेपी जी, देखिए जिस तरह से अगर पूर्णिया के पूरे अब हम राजनीतिक समीकरण को देखते हैं तो कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो वापस से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और जनता के बीच अपने कामों को लेकर वोट की अपील उनकी थी। एक बार राजनीतिक समीकरण पर भी बात कर लेते हैं कि पूर्णिया के उन 7-8 विधानसभा क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो क्या समीकरण इस बार का एग्जिट पोल के आधार पर बनता हुआ नजर आ पा रहा है? निश्चित रूप से जिस तरह से 5-6 एग्जिट पोल जो चीजें दिखा रही हैं और जो राजनीतिक स्थिति है और लगातार हर विधानसभा का 7 विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया जिले में आता है और सभी विधानसभा क्षेत्रों को लगातार चुनाव के दौरान कवरेज करने और चुनाव के दिन भी कवरेज करने का हमें मौका मिला। तो जो रुझान दिख रहे हैं, सीधा जो मुकाबला है वो महागठबंधन और एनडीए के बीच दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो AIMIM है, ओवैसी साहब की पार्टी है, वो कुछ जगहों पर निश्चित रूप से खेल बिगाड़ने का काम कर रही है। और जहां तक जनसुराज की बात करें तो जनसुराज निश्चित रूप से कुछ वोट काटेगी, लेकिन इस वोट काटने का ही नतीजा है कि कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो सीधे महागठबंधन और एनडीए के बीच दिख रहा है। पूर्णिया में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और 7 विधानसभा क्षेत्रों में जो अभी तक के एग्जिट पोल बता रहे हैं उसमें 4 और 3 का जो आंकड़ा है वो दिखाया जा रहा है और कहीं ना कहीं वो सच होता भी दिख रहा है। तो आपने AIMIM का जिक्र किया जेपी, क्योंकि तैयारियां उनकी भी पूरी थी, हमने देखा उनकी भी कई जनसभाएं हुई और सीमांचल एक वैसा परिणाम लाने वाला क्षेत्र है, विधानसभा उनके क्षेत्र अंदर आते हैं जो कहीं ना कहीं परिणाम को बदल भी देते हैं और आंकड़े सामने आने के बाद कई बार राजनीतिक परिदृश्य भी अलग हो जाती है। तो ऐसे में जो तीसरे दल की बात हो रही है या फिर जनसुराज की बात कर ले या फिर AIMIM की बात कर ले, तो पूर्णिया में उनका इस बार क्या तैयारी रहा और उनके तैयारियों पर कितना असर अब जो है जनता दिखाने वाली है? निश्चित रूप से देखिए, असरुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से जनसभा लगातार यहां पर किए और अंतिम क्षण में चुनाव से ठीक 2 दिन पहले जिस तरह से उन्होंने पूरे चुनाव को एक धर्म युद्ध बना दिया और जिस तरह से उन्होंने धर्म की बात की और चुनाव को धर्म युद्ध जैसे मसलों पर लेके चला गया, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर हैं वो गोलबंद निश्चित रूप से हुए और उसका असर, लेकिन पहले से जिस तरह से महागठबंधन से गोलबंदी थी उसको उसमें सेंध लगाने का काम ओवैसी ने निश्चित रूप से किया है और वो हर सीट पर दिख रहा है। जो पूर्णिया में तीन सीटों पर ओवैसी के कैंडिडेट यहाँ पर हैं और 3 सीटों पर जिसमें एक अमौर ऐसा सीट है जहाँ पर कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हैं और वो उनको अच्छी खासी वोट पड़ी है जहाँ तक हम वहाँ कवर कर रहे थे और वहाँ से ये समझ में आ रही थी बातें। तो कहीं ना कहीं अमौर को छोड़ करके और दूसरे सीटों पर बहुत ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। हाँ, वोट काटने की प्रक्रिया निश्चित रूप से कर सकते हैं कि कुछ वोट AIMI द्वारा काटी गई हैं, लेकिन जो बड़ा वोट है वो अमौर को छोड़कर और कहीं नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, ये राजनीतिक समीकरण पर हमने बातचीत की जेपी, क्योंकि वो तमाम तैयारियां मुकम्मल करने की कोशिश थी और अब एक बड़ी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग पर है, चुनाव आयोग पर है कि किस तरह से मतगणना जो होना है वो सही तरीके से वहां पर हो सके। आपके पीछे कुछ हलचल नजर आ रही है, अगर संभव है तो वो तस्वीरें भी दिखाइएगा। सुष्मिता हमारे सामने पुलिस अधीक्षक महोदय आ रही है। बिल्कुल, पुलिस अधीक्षक महोदय आ रही है, हम उनसे सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, लाइव है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, किस तरह की तैयारी है वज्रगिरी को लेकर के? वज्रगिरी में जैसा कि आप जानते हैं ECI नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 3 लेयर सुरक्षा जो है दी जाती है। फर्स्ट टियर में हमारा CAPF डिप्लॉयड है, SAP और SPF की सुरक्षा है। अभी हम लोग उसी का जायजा ले रहे हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस का और कहाँ हम लोगों को बैरिकेड्स चाहिए उसके लिए। राजनीतिक दल के लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? तो सीधे तौर पे जो पुलिस अधीक्षक महोदय, बिल्कुल जेपी, देखिए वो तमाम तैयारियां हैं जिसकी तस्वीरें आपने दिखाई, बातचीत करने की भी कोशिश की कि मल्टी लेयर सिक्योरिटीज वहां पर देखने को मिल रही ताकि मतगणना निष्पक्षता के साथ हो सके। बने रहिएगा आप हमारे साथ। एक बार न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड आशुतोष मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, देखिए 2 चरणों में बिहार का चुनाव संपन्न हो चुका है, अब सबकी निगाहें मतगणना पे है, काउंटिंग के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन तस्वीरें अब सामने आ रही है कि क्या तैयारियां हैं सुरक्षा के मद्देनजर मतगणना केंद्रों पर? नहीं, तैयारी तो
हर बार की तरह इस बार भी जब भी चुनाव होता है तो पुख्ता तैयारी होती है। इस बार भी तैयारी पूरी है। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, सुरक्षा बल वहाँ पे तैनात है और पार्टियों के अलग अलग लोग भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं जो कि निगरानी करते हैं जी। और बीच में कहीं से भी कुछ चीज़ें खटकने वाली होती है तो उस पर जो राजनीतिक दल हैं वो लोग आवाज़ भी उठाते हैं और उसको दुरुस्त भी किया जाता है। जैसे हाल के दिनों में वैशाली से खबर आई थी कि सीसीटीवी खराब है, उसके बाद उसको दुरुस्त किया गया। कई जगह भी पर्चियाँ भी बरामद हुई, उसको भी लेकर भी सस्पेंशन हुआ। तो तैयारी दुरुस्त है, कहीं से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तेजस्वी यादव जरूर सशंकित है कि कहीं उसमें भी काउंटिंग में भी कुछ खेला ना हो। हालांकि जो एग्जिट पोल है वो जरूर संकेत दे रहा है कि एनडीए सरकार फिर से आ रही है, यानी कि एक बार फिर से नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। वैसे तेजस्वी यादव को यकीन है कि जो भी वोटिंग हुई है वो बदलाव के लिए हुई है और बम्पर वोटिंग हुई है, छप्पर फाड़ के वोटिंग हुई है। तो इसके पीछे की वजह यह है कि लोग एनडीए की सरकार से खुश नहीं हैं, वो बदलाव चाहते हैं। उन्होंने आंकड़ा भी पेश किया, डाटा भी पेश किया कि 72 लाख लोगों ने 2020 के मुकाबले इस बार ज़्यादा वोट किया है। 29,500 हर विधानसभा सीट पर वोट बढ़े हैं, ज़्यादा वोट पड़े हैं। तो ये जो भी वोट गेन किया गया है, जिसमें इजाफा हुआ है वोटों में, तो वो तमाम महागठबंधन के पक्ष में है, ऐसा उनका तर्क है। और उन्होंने एग्जिट पोल को सिरे से खारिज किया है, नकार दिया है और ये तक कह दिया है कि 18 तारीख को महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, महागठबंधन के जो भी हैं वो लोग भी शपथ लेंगे। तो ये एक कॉन्फिडेंस है, या हो सकता है कि जो भी आने वाले दिनों में शिकवे शिकायत हों, कुछ चीज़ें इस तरह से आए भी, तो उसको पहले से डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है ताकि जो भी महागठबंधन के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो निराश न हो, हताश न हो एग्जिट पोल देख करके, और काउंटिंग के वक्त तक वो लोग पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर काउंटिंग की जगह पर डटे रहें, ताकि वहाँ पर किसी भी तरह की गड़बड़ी की जो भी कोशिशें हो भी रही होगी तो ना हो, ऐसा तेजस्वी यादव की बातों से लगता है। अब बिल्कुल आशुतोष जी, अगर पटना विशेष की बात करें तो यहाँ वो कौन से मतगणना केंद्र बनाए गए जहाँ पर सबकी निगाहें होने वाली, क्योंकि परिणाम वहीं से निकल कर आने वाला है? बिल्कुल एएन कॉलेज के पास है और वहाँ पे हमारे संवाददाता भी हैं, वहीं से आपको लाइव भी मिलने वाला था, लेकिन कुछ तकनीकी वजह से नहीं हो पाया है। तो वहाँ पे काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में सारे जगह की जिले की भी जो भी है ईवीएम मशीन वहाँ पर रखी गई है और वहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा है। कहीं से भी कुछ भी तरह की दिक्कत वाली बात या फिर उसमें कोई सेंध लगाने वाली बात नहीं हो सकती है, ऐसा चुनाव आयोग का दावा है। विपक्षी दल हैं वो तरह तरह के आरोप लगाते भी रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर भी वोट चोरी से लेकर के कई तरह के गंभीर आरोप भी लगे थे, लेकिन अब तक ये चीज़ें प्रूफ नहीं हो पाई, चूँकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। तो ये एक राजनीतिक बयानबाजी तक कही जा सकती है। अभी तक इसके पीछे की वाकई में कुछ पुख्ता प्रमाण सामने आए हो, ये नहीं कहा जा सकता है। हाँ, जो ट्रेंड रहा है, चूँकि कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल में सरकार एनडीए की बनाई जाती है, कुछ जगह से ऐसा आया है, लेकिन बाद में पासा पलट जाता है। तो वो एग्जाम्पल तेजस्वी यादव दे रहे हैं और शायद यही वजह है कि वो अभी भी निराश नहीं है, कॉन्फिडेंस अभी भी उनका हाई है और वो अपने कार्यकर्ताओं को एक संदेश दे रहे हैं कि आप लोग तब तक हार मत नहीं मानिए जब तक कि ईवीएम मशीन खुल नहीं जाती है, काउंटिंग पूरी नहीं हो जाती है। पिछली बार का हवाला उन्होंने दिया कि पिछली बार 15,000 वोटों के अंतर से वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, चूँकि उसमें गड़बड़झाला हुआ था। तो इस बार ऐसा नहीं होने देंगे, ये भी उन्होंने एक तरीके से वार्न किया है। तो कोशिशें चल रही है, जो फीडबैक आया है वो भी उन्होंने बताया है कि हमें पॉजिटिव सूचना मिली है हर जगह से। महिलाओं के बारे में कहा गया कि महिलाएं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है लोकतंत्र के महापर्व में, तो वो एनडीए के पक्ष में गया। लेकिन जो आंकड़े हमारे पास हैं, पिछली बार 2020 से निकाले जाएं तो 167 सीट के आसपास में महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की थी, लेकिन वहां पर जो परिणाम आया था तो 90 एबव सीट जरूर एनडीए के पक्ष में गई थी, लेकिन 67 के आसपास सीटें जो हैं वो महागठबंधन के पक्ष में भी गई थी। तो सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वोटिंग की है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए के पक्ष में ही की गई होगी। यही वजह है कि तेजस्वी यादव को भी ये लगता है कि शायद 14 को जो परिणाम आए तो उनके अनुकूल हो और वो या महागठबंधन की सरकार बिहार में एक बार बनेगी।
बिल्कुल आशुतोष जी, देखिए राजनीतिक समीकरण क्या कुछ रहा और अब जब काउंटिंग की बारी है यानी कि मतगणना पर सबकी निगाहें हैं तो सब अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। बेहद शुक्रिया आपका आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्णिया से हमारे संवाददाता जेपी मिश्रा भी जुड़े हुए थे जिन्होंने दिखाया कि किस तरह से स्ट्रांग रूम के बाहर वो तमाम तैयारियां हैं। बिहार विधानसभा चुनाव बेहद खास रहा, कई मायनों में कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर हमेशा ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में बातचीत हुई और अपने अपने तर्क जरूर रखे गए। 2 चरणों में ये चुनाव संपन्न कराना, पहले 121 और उसके बाद 122 सीटों पर यहां पर चुनाव संपन्न हुए। कई जगहों पर हमने देखा कि किस तरह से महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये पूरा का पूरा चुनाव कहीं ना कहीं महिलाओं के इर्द गिर्द रहा। जहां एक तरफ एनडीए ने महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपए देने की बात कही तो वहीं तेजस्वी ने सरकार बनने पर 30,000 रुपए देने तक की भी बात कही है। तो हर एक मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा गया है, लेकिन जनता का आशीर्वाद किसे मिला है ये 14 तारीख तय करेगी।